स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बैठक हुई और राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। वहां पर कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद वहां मौजूद रहे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए की बैठक बुलाई। अब इन बैठकों के जरिए क्या कुछ होने वाला है, बहुत खबरें आ रही हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा की कार्यवाही, तो पूर्व स्पीकर और केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक जताया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा की कार्यवाही। अब लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होगी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बैठक में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व स्पीकर शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। यहां जिस तरीके से पिछले दिनों वंदे मातरम और एसआईआर चुनाव सुधार पर चर्चा हुई है, उसको लेकर सरकार घिरी हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इन पार्टियों, दोनों ही गठबंधनों में, यहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक हो रही है और कल रात में एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले दिनों भी डिनर पर बुलाया था। और अमलेंदु जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कह लीजिए कि एनडीए के प्रति प्रेम है, सम्मान है, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिखाई पड़ रहा है और उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इंडिगो मामले में जिस तरह से जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो घेरे में आई और उसको लेकर सरकार घिरी रही, मीडिया में चर्चा रही, उस पर एनडीए के भीतर काफी ज्यादा सुगबुगाहट हो रही है और तेलुगु देशम पार्टी उससे, सरकार से, उस मुद्दे से, जिस तरह से उसको लिया गया है, जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है, उससे तेलुगु देशम पार्टी नाराज बताई जा रही है, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तेलुगु देशम पार्टी के ही पास है। लेकिन ये चर्चाएं बड़ी जोर पकड़ रही हैं कि एनडीए के प्रति प्रेम प्रधानमंत्री का ये अचानक जो उमड़ा है, इसके पीछे क्या उनकी कोई मजबूरी है या फिर उनकी कोई नई स्ट्रेटजी है? मजबूरी भी है समीर जी और स्ट्रेटजी भी है, दोनों चीज़ें हैं। मजबूरी की वजह से स्ट्रेटजी है। जी हाँ। आपको याद होगा समीर जी कि पिछले जो 2 कार्यकाल थे प्रधानमंत्री के, उसमें एक भी बार एनडीए सरकार नहीं कहा गया, मोदी सरकार ही कहा गया। हाँ, प्रधानमंत्री मेरी सरकार बोलते थे। हाँ, मेरी सरकार बोलते थे। और उस दौरान कोई एनडीए की बैठक भी नहीं बुलाई गई। जी। अब तो एनडीए के सांसदों की बैठक भी बुलाई जा रही है, डिनर पे बुलाया जा रहा है। बैठक भी बुलाई थी कल या परसों, और उसके बाद फिर कल रात को डिनर भी बुलाया। और तो इसकी अब क्या आवश्यकता पड़ गई है, तो ये समझ में आ रहा है। तो ये समीर जी, मजबूरी ये है कि 240 पे टिके हुए हैं और एनडीए में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी प्रधानमंत्री को लेकर देखी जा रही है। तो ये एक मजबूरी जो है वो भी बन गई है कि किस तरीके से सरकार बनाई जाए। इधर जो चर्चाएं चलने लगी हैं, अब तमाम जोशी जी वो घोषणाएं करने लगे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा 2026 में, मोदी जी खुद इस्तीफा दे देंगे, नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे खरमास के बाद। इस तरीके की घोषणाएं जोशी तमाम करने लग गए हैं। जो संकट की स्थितियां देश के सामने दिखाई पड़ रही हैं, उसमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये सरकार 5 साल तो पूरा नहीं करेगी समीर जी, ये साफ है। अब वो मोदी जी खुद इस्तीफा दे दें कि दूसरे उनके साथी जो हैं वो उनसे इस्तीफा मांग लें, बीजेपी के अंदर कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो जाए या फिर एनडीए में कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो जाए, वो सारी चीज़ें बात की हैं, वो मतलब कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये सरकार जो है वो पूरा समय अपना नहीं करेगी। और जिस हड़बड़ी में एसआईआर कराया जा रहा है, उससे भी ये संदेश जा रहा है कि ये सरकार अपना समय पूरा नहीं करेगी। तो मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं तो निश्चित तौर पर बन रही हैं। अब वो मोदी जी इस्तीफा देंगे कि या मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ये अलग मसले हो सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि संकट में सरकार दिखाई पड़ रही है, मोदी जी काफी ज्यादा संकट में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमलेंदु जी, ये तेलुगु देशम पार्टी की इधर नाराजगी है और वहां महाराष्ट्र में भी जो लगातार खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी हुई है और कई आदित्य ठाकरे ने सीधे सीधे दावा किया कि कई विधायक जो है वो बीजेपी में जाने वाले हैं या बीजेपी उनको अपने पास, अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अब वो चाहे दबाव बना रही हो, चाहे जो भी वजह हो उसके पीछे, लेकिन ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। और इधर जो कांग्रेस पार्टी के सांसदों की आज ये बैठक हुई सत्र के दौरान, ये भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसके पहले तो एक औपचारिक बैठक सांसदों की होती है, लेकिन अभी संसद के सत्र के बीच में और जबकि इतने गंभीर मुद्दों पर लगातार चर्चा चल रही है, उसमें जो राहुल गांधी ने बैठक बुलाई और सारे सांसद, ये हम देख सकते हैं, ये विजुअल इसको हम फुल स्क्रीन पर
भी देख सकते हैं कि पहले शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। हालांकि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं कि बहुत बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें कुछ प्लानिंग है। चूंकि 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली की भी जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है दिल्ली में SIR के खिलाफ, और चुनावी प्रक्रिया को जिस तरह से हाईजैक करने के आरोप लग रहे हैं सरकार और चुनाव आयोग पर मिलकर, इन सारी चीजों को लेकर तो ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है इन सारे संदर्भों में। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जो संसद के जो कुछ दिन बचे हैं, 19 तारीख तक संसद चलनी है और आज के बाद फिर सोमवार को संसद बैठेगी, तो सरकार उसमें क्या कोई ऐसे बिल अचानक ला सकती है जो काफ़ी ज़्यादा संदेह के घेरे से देखे जाएं, तो हो सकता है उसकी तैयारी भी की जा रही हो, सरकार भी उसी की तैयारी कर रही हो कि NDA के सांसद एकजुट रहें, और इधर ये तैयारी हो रही हो इनकी विपक्ष की कि तैयारी एकदम पूरी रखी जाए कि अगर सरकार कुछ ऐसा करके आए तो हम उस समय सतर्क रहें। तो ये भी हो सकती है। तो जिस तरीके से मोदी जी ने सांसदों की बैठक बुलाई और फिर कल रात में डिनर दिया और आज राहुल गांधी ने सांसदों की बैठक बुलाई, इसको देखकर ये समझा जा सकता है कि समीर जी सत्ता के गलियारों में उठापटक कुछ ज़्यादा ही चल रही है और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की तैयारियां जो हैं वो पूरे जोर शोर पे चल रही हैं। आज की कांग्रेस की बैठक अभी अचानक बुलाई गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण समझी जा रही है, वरना संसद का सत्र शुरू होने से पहले जो है, मतलब आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले ये बैठक बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है आखिर? जी बिल्कुल। तो ये देखा जा रहा है। और इसमें जो दो लोगों ने बात रखी वो महत्वपूर्ण ये है कि इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दो लोगों ने खास तौर से बात रखी है। तो इसका मतलब कुछ दिशा निर्देश जो सांसदों को कुछ दिए गए होंगे और तैयारियों के बारे में कुछ ना कुछ बात की गई है। जी बिल्कुल, इसको रिव्यू मीटिंग कहा जा रहा है और उसमें ये वहां पर कांग्रेस पार्टी की ये बैठक, और इसमें क्या कुछ होगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आज लोकसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन कार्यवाही शुरू होने पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन की आज सुबह सूचना मिली और उनको श्रद्धांजलि दी गई। एक बार देखते हैं क्या हुआ जब सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब। मुझे अत्यंत दुख के साथ आपको लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज V पाटिल जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री शिवराज V पाटिल जी महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं से 13वीं लोकसभा तक 7 कार्यकाल के लिए लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पाटिल जी ने 1990 से 1991 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा 1991 से 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री शिवराज पाटिल जी का उच्च कोटि की संसदीय मर्यादाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके नेतृत्व में लोकसभा में, संसद में विभागों के संबंधित समितियां DRCC के गठन सहित कई पहल की, जिससे विधायकों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को और मजबूत करने में सहायता मिली। उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट सांसद सम्मान की शुरुआत की गई। वे वर्ष 2004 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री पाटिल जी ने केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में भी अपना कार्य किया। उन्होंने पंजाब और राजस्थान राज्यों के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री पाटिल जी 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री परिषद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री पाटिल जी भारतीय संसदीय समूह, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह तथा CPA भारत।
तो ये शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई और 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। 12 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस समय क्या कुछ चल रहा है लोकसभा में, सीधे चलते हैं लोकसभा और देखते हैं कि क्या वहां हो रहा है। राहुल गांधी इस समय किसी मुद्दे पर बोल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां। श्री किरण रिजिजू जी। दिशा निर्देशों के 73 के प्रावधानों के अनुसरण में मैं आयुष मंत्रालय की राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा के संदर्भ में for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least you are one. rightly said, but during 0 hour, let me finish. I think so there is a time constraint. If you want to bring some resolution under any appropriate law, so speaker will allow for a debate for the, I think, Let for me the just whole house. let me just kindly make it brief. Let me conclude. Please. So I think this is an issue where, you know, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Thank you, Speaker. Shri Kiran Rijiju ji. The Honorable Leader of the Opposition, Rahul Gandhi ji, has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue, and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, Please. the matter was brought in the BSc, so if let us he is take responding this on back to BSc. during 0 hour, so you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. So just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSc, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. Dhanyavad. I think a good idea would be that we frame the discussion not on us saying what you have not done and not on you saying what we have not done, but simply saying that what are we going to do for the people in India in the future, what are the action steps that we need to take. So I would say that it would be an interesting experiment to see if, instead of you blaming us and we blaming you, we can try and say on this one issue where we agree, there is no disagreement, where we say, listen, let us just talk about the future of the people. It is not a question of any blame game. I think so. Minister, Parliamentary Affairs Minister, you also responsible. Kindly, anybody wants to bring
तो in any form of the resolution and in BSc will take decision under the leadership of honorable speaker. जीरो श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जी। बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है, इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़। तो यहाँ प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा हो, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर पहले भी बात हुई और आज राहुल गांधी ने शून्यकाल में इस बात को उठाया कि प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप से हटकर पार्टी लाइन से अलग जाकर, क्योंकि इसमें जान जा रही है तो सबकी जा रही है, आम लोगों की जा रही है, दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली में क्या हाल हो चुका है, पूरे दिल्ली एनसीआर में वहाँ 400 350 के करीब हमेशा पिछले 1-1.5 महीने से AQI बना हुआ है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बेहद खराब या गंभीर सीवियर कैटेगरी में आती है। यानी यहां पर अगर आप खुले में सांस ले रहे हैं तो एक तरह से जहरीली हवा ले रहे हैं, और ये स्थिति पिछले 1.5 महीने से बनी हुई है। उस पर चर्चा की मांग की और कहा कि उस पर एक प्लान, एक ठोस सुझाव, एक रणनीति बनाए सरकार, एक कार्यनीति बनाए जिस पर अमल किया जाए। तो अब उस पर क्या कुछ हो रहा है, उस पर दूसरे मेंबर्स भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में क्या हाल हो रहा है, ये आम लोगों को इससे जो दिक्कतें हो रही हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है। अस्पतालों में लोगों की संख्या बढ़ गई है जो एयर पॉल्यूशन की वजह से बीमार हो रहे हैं। सुनते हैं दिल्ली में एक नागरिक है, स्थानीय व्यक्ति, वो क्या कह रहे हैं, इस प्रदूषण से किस तरीके से नुकसान हो रहा है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पॉल्यूशन है और फिर इनमें कोई ऐसी ज़्यादा समस्या है, पॉल्यूशन की है बस ज़्यादा, और जो ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही है, आंखों में जलन, सांसों में? हाँ, इतना हो रहा है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसमें कम लोग भाग आ रहे हैं आजकल, पहले कुछ ज़्यादा ही आते थे, अब तो बहुत कम आ रहे हैं। पॉल्यूशन में बहुत दिक्कत है भाई, इसमें तो आंखों में जलन है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। यदि कोई सांस का आदमी बीमार हो, वो तो बेचारा घर से बाहर निकल ही नहीं सकता सर, और बीमारी पे बीमारी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो काफी परेशानी, बहुत परेशानी है। ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी देखो ये गाड़ी आती है जो वैसे ही थोड़ा छिड़क के चली जाती है। लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए। हाँ, लगातार पानी का पेड़ों में भी होना चाहिए। जो पेड़ पे प्रदूषण है लगा पड़ा, देखो कितना प्रदूषण है। इससे पेड़ पे भी होनी चाहिए, कोई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो पेड़ पे हमारे प्रदूषण हट जाए, और पेड़ों में पानी होना चाहिए। पेड़ बिल्कुल सूखे पड़े हैं, हमदर्द से लेके और तारा अपार्टमेंट तक पेड़ तो लगा दिए हैं, उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में बुरा हाल है और उस पर चर्चा की मांग की राहुल गांधी ने, और कहा कि इस पर संसद में चर्चा हो, एक प्रॉपर योजना बने। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई थी कि सरकारें केवल हर साल ये जाड़े के महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कत होती है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो चिंता जताते हैं, उसके बाद साल भर फिर सब खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो अब ये संसद में उस पर चर्चा की मांग की है, लेकिन जरूरी मुद्दों पर चर्चा से सरकार लगातार भाग रही है। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की सांसद, वो कह रही हैं कि जिन मुद्दों पर वास्तव में चर्चा होनी चाहिए उनको सरकार इग्नोर करती है, उनसे भागती है और ऐसे मुद्दों को लाने की कोशिश करती है जिससे सदन का भी समय बर्बाद होता है और उससे कोई हल नहीं निकलना है, ना ही वो आम जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है। सुनते हैं क्या कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। The Vande Mataram instead of the SIR, the pollution hazard in the country right now, and between the indigo chaos. I think I totally agree with the sentiments of everybody in India with regards to the current challenges that the country faces were more urgent to be discussed on the floor of the House, especially when the House is in session. But it was the government which firstly through its notification had said that no member of parliament can raise slogans like Jai Hind and Vande Mataram, that they realized they were left red-faced, they had to withdraw that notification and come up with a
concept of 150 years of celebration of Vande Mataram. While I totally agree with the sentiment of the people across this country, but what Vande Mataram discussion ended up doing was to burst a lot of fake narratives, the disinformation, misinformation that began from 2014 through WhatsApp channels, trying to change Wikipedia pages and trying to change history. So the real facts, the real chronology of Vande Mataram and how it became to be understood as the very soul of our nation, united Indians, 1.4 billion people as of today, but at that point in time, united Indians across the length and breadth of our geography to fight against the Britishers. So the relevance of it, the importance of it, and the true history of it is something which was, I think, something that we had lost from 2014 to 2025, and it resurfaced and it was rediscussed. So it becomes important that the generations to come should know the importance of Vande Mataram and the real chronology behind it, not the versions that BJP has been spreading ever since they came to power. So I am totally in agreement that we need SIR was urgent, unemployment crisis, the air pollution, the entire other issues, the SIR issues, the Goa fire tragedy, all of them equally important, and I hope that we can extend. तो जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, प्रदूषण है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर सरकार चर्चा नहीं करती है। SIR पर चर्चा हुई भी तो SIR पर क्या जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसका कोई सवालों से कोई वास्ता नहीं था। ये आरोप लगातार लग रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं सुखदेव भगत, वो भी कह रहे हैं कि जो सवाल SIR से और चुनाव सुधार से जुड़े हुए जो मूल सवाल थे, उन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब उनका सरकार के पास था भी नहीं। इसीलिए अभी तक वो चर्चा से भी भाग रहे थे। जब मजबूरी में चर्चा करानी पड़ी तो फिर उनके पास दिखाई पड़ा कि कोई जवाब नहीं है। सुनते हैं क्या कहा सुखदेव भगत ने। देखिए, मैं समझता हूं कि लगातार जो डेट अभी बढ़ाए गए 6 राज्यों का, तो मैंने कहा हड़बड़ का काम शैतान का होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार को हठधर्मिता नहीं, अगर वो वाकई चुनाव सुधार चाहती है तो वो प्रॉपर वे में डिस्कशन करने के बाद चीज़ों को लाए, ना कि इसे एक प्रतिशोध या बदले लेने की भावना के रूप में ले इसे। तो इसको, इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन जब चर्चा की बात भी हो रही है तब भी उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। ना तो चुनाव आयोग सवालों का जवाब दे रहा है और ना ही संसद में जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी जब जवाब देने के लिए आए तो जो सवाल मूल रूप से जो पूछे गए, जो विपक्ष के नेताओं ने जो सवाल पूछे, उनके जवाब उनके भाषण में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो अब ये बार बार ये चिंता जताई जा रही है, ये मुद्दा बना हुआ है कि आखिर क्यों चुनाव सुधार पर बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल समीर जी, ये मुद्दा बना हुआ है कि क्यों उस पर चर्चा करना नहीं चाहती। और जब अमित शाह जी बड़े दम के साथ कह रहे थे मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, तो सवालों के जवाब दिए फिर क्यों नहीं जी? भाई आपने कहा मैं अपने मन से दूंगा, अपने क्रम से दूंगा, तो अपना क्रम से ही देते, लेकिन एक भी सवाल का जवाब तो आया नहीं। तो वो सवालों के जवाब अगर नहीं आए तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आपके पास सवालों के जवाब हैं ही नहीं, इसीलिए नहीं आए। और जो चलिए विपक्ष आपके बायकॉट करके चला गया था, तो उसके बाद आप अपने लोगों को सुनाने के लिए देश तो सुन रहा था। हाँ, वो तो रिकॉर्ड में आता है आपका। हाँ, तो आप कम से कम तभी बताते कि भाई आपकी आगे की योजना क्या है, किस तरीके से आप करेंगे। तो ये साफ तौर पर जो है ये देखने में आया कि ये निश्चित तौर पर जो है एक तरीके से मतलब इनके पास कुछ है नहीं, और सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाना और अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए हल्ला गुल्ला मचाना, यही इस सरकार का काम रह गया। जी बिल्कुल। और ये SIR को लेकर जिस तरह से हड़बड़ी चुनाव आयोग दिखा रहा है, सरकार का उसको, जो अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सरकार का पूरा समर्थन उसको मिल रहा है। तो अब ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी की राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर कोई न कोई एक बड़ी किसी तैयारी में सरकार दिखाई पड़ रही है। ये आरोप बार बार लग रहे हैं। लेकिन SIR पर सरकार घिरी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा है, जिस तरह से सुखदेव भगत कह रहे हैं या बहुत सारे सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार आखिरकार देखिए चुनाव आयोग को बढ़ानी पड़ रही है, तारीखें किस तरह से BLOs की जान जा रही है, लेकिन जब उसकी मांग पहले से हो रही थी तब चुनाव आयोग बिल्कुल अड़ा हुआ था कि हम नहीं बढ़ाएंगे और 1 महीने के भीतर आपको कराना पड़ेगा। अब एक बार फिर तारीख बढ़ानी पड़ी है 1 महीने तक। सुनते हैं वीरेंद्र सिंह को, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, SIR की सीमा उनको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन जिस चालाकी के साथ समय कम दे करके उन्होंने BLOs के ऊपर इतना दबाव बना दिया और BLOs ने
आत्महत्या तक कर ली। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन बीएलओज ने, जितने बीएलओ तैनात किए गए हैं, अपने डाटा को कंप्लीट करने के लिए बिना विजिट किए उन्होंने लाखों मतदाताओं को उन्होंने सी कैटेगरी में डाल दिया है। तो ऐसी स्थिति में उन सी कैटेगरी के मतदाताओं को कैसे जो है ठीक किया जाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग सारे अपने बीएलए हैं उनको लगाए हुए हैं, लेकिन जल्दीबाजी में जो बीएलओ ने सी कैटेगरी में मतदाताओं को डाल दिया है, जो एग्जिस्ट करते हैं मतदाता, उनको तो कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए कि हम भारत के नागरिक हैं। तो उनकी नागरिकता पर जो सवाल इन लोगों ने खड़ा किया है, वो सवाल चुनाव आयोग के लिए और जो है राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा है। और चुनाव आयोग को भी, तो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार भी घिरी हुई है। और अब एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा का, क्या कुछ वहां चल रहा है। प्रदूषण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने बोला और उस मांग की कि इस पर आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर इस पर कुछ करना चाहिए, ठोस रणनीति अपनाई जानी चाहिए। क्या कुछ अभी चल रहा है वो देखते हैं। Second highest recipient of foreign tourists in the country after Maharashtra. ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में बंगाल आज टूरिज्म सेक्टर में लीड कर रहा है। केंद्र के डेटा के अनुसार कोलकाता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी, इट्स वेमेन फ्रेंडली, वीगन फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। आज कल्चर से लेके क्विजीन तक, हेरिटेज से लेके फेस्टिवल तक बंगाल विदेशी पर्यटकों के लिए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। पर इसके बावजूद सर, आज भी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूएस और यूरोप की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लोगों को आज अमेरिका, लंदन, वाया दिल्ली, वाया बॉम्बे, वाया बैंगलोर, वाया दोहा, दुबई आना जाना पड़ता है। सर 10-10 घंटे का लेओवर रहता है and the entire travel itinerary becomes expensive, tedious and very difficult for the passenger. सर कोलकाता एयरपोर्ट में टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए बेलुगा एक्सेल जैसी एयरबस लैंड कर गई, जो देश के और किसी एयरपोर्ट में लैंड नहीं कर पाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोलकाता एयरपोर्ट इज एब्सोल्युटली रेडी टू एकोमोडेट एंड ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट। अध्यक्ष जी, इस मुद्दे को मैंने पहले भी सदन में उठाया था, लेकिन इस सरकार का बंगाल के प्रति इतना सद्भाव और प्रेम है कि बंगाल से रिलेटेड कोई भी जरूरी मुद्दा सर ये संज्ञान नहीं लेती है। दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड टाइम आई एम सेइंग। तो आपके माध्यम से मैं फिर से यही विनती करती हूँ कि कोलकाता से अमेरिका, लंदन, यूके, यूएस का डायरेक्ट फ्लाइट का बंदोबस्त किया जाए। कलकत्ता एयरपोर्ट को सर ट्रूली रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए, और जिस तरह ये डेली पैसेंजर बंगाल में करते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स भी कर पाए, इस चीज का संज्ञान लें और इसको निश्चित करें। थैंक यू सर। श्री कोडी कुन्नाल सुरेश जी। Sir, I wish to raise an urgent matter of grave public concern regarding the ongoing crisis in the Employees Provident Fund (EPF) system, which is severely affecting lakhs of workers across the country. Sir, recent developments, policy ambiguities, and delays in processing settlement have. तो ये किस तरीके से वहाँ अलग अलग मुद्दों पर लेकिन आरोप लगाया कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जो मुद्दा अमलेंदु जी ये बात हो रही है कि SIR को लेकर और जो और भी संस्थाएं हैं, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधानेतर संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं या फिर विभाग हैं, उनको किस तरीके से सरकार ने हाईजैक कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने भी कहा है कि SIR पर सरकार की जो मनमानी है वो हम नहीं होने देंगे। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर इस काम में लगे हुए अधिकारियों को, बीजेपी समर्थित अधिकारियों को भेज रहा है। सुनते हैं एक बार उन्होंने कहा क्या है ममता बनर्जी ने।
और ममता बनर्जी के ये आरोप बार बार वो लगा रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ संवैधानिक संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो दांव पर लगी हुई है, और उस पर सदन में भी बातें उठ रही हैं, लेकिन आखिरकार ये सारी चीज़ों पर जवाब सरकार के पास कुछ नहीं रहता है। लेकिन मुद्दे हैं और उठ रहे हैं। आखिरकार SIR पर और चुनाव सुधार पर चर्चा कराने को तो सरकार तैयार हुई है, लेकिन तैयार होने के बावजूद उसका जो जवाब रहा वो सवालों से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर जवाब था जिस पैटर्न पर तमाम मुद्दों पर जवाब सरकार के रहते हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, सरकार के जिस तरीके के जवाब रहते हैं उसी तरीके का जवाब जो था वो दिया सरकार ने। और मतलब जवाब क्या दिया, जवाब देने की खानापूर्ति, सही अगर शब्द इस्तेमाल किया है तो जवाब देने की खानापूर्ति की, लेकिन जो सवालों के जवाब थे वो कहीं से भी नहीं आए। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये दिक्कतें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ की दिक्कतें हैं। तो ये समझा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात है या उन पर दबाव बनाने का आरोप है, ये विपक्ष लगातार लगा रहा है, और किस तरीके से संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ शुभांकर सरकार है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि संविधान को लेकर एक बड़ा अभियान उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चलाने जा रही है। क्या करने वाली है पार्टी, सुनते हैं। 20 दिसंबर 1 बजे धर्मतला में रानी रासमणी रोड में कांग्रेस का तरफ से संविधान पाठ होगा। ये संविधान पाठ इसलिए कांग्रेस आयोजित किया है, सहस्राधिक कंठ में ये आवाज सारा बंगाल का अंदर में, देश का अंदर में पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का लीडर, उसका साथ आम जनता भी उसमें शामिल होगा। इसलिए संविधान पाठ है जो बंगाल का अंदर में हर रोज जो भाईचारा और अमन खत्म हो रहा है उसका विरोध में कांग्रेस चुप करके बैठ नहीं सकता है। क्यों, कांग्रेस का जो सोच है ये जनता जानता है। कांग्रेस देश का आजादी लेके आए, मुसीबत में जब जनता होता है कांग्रेस सड़क पर उतार के उसका विरोध करता है। तो आज जब धर्म का नाम पर धर्मीय मेरुकरण का माध्यम से 2026 का चुनाव को सामने रख के जो पोलराइजेशन का बात चल रहा है, कोई बोल रहा है मंदिर बनाएंगे, कोई बोल रहा है मस्जिद बनाएंगे, कोई बोल रहा है जे गीता पाठ होंगे, हो गया गीता पाठ, कोई कुरान पाठ का बात बोल रहा है। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, कुरान पाठ करना, गीता पाठ करना कोई बुरा बात नहीं है, होना चाहिए समाज में। क्यों, धर्म का आदमी हमारा समाज में होता है। यही भारत का वैचित्र का अंदर में एक ऐक्य है। ये जो बंगाल है, ये बंगाल रामकृष्ण देव का बंगाल है। जतो मत ततो पथ, हमारा ये निशान लेके हम लोग चलते हैं। ये बंगाल का अंदर में जब इसका कारण देहांत होता है, किसी का प्राण जाता है, कोई वेज और नॉन वेज का कारण में पिटाई हो जाता है गीता पाठ का असर में, तब कांग्रेस खामोश बैठा नहीं रह सकता है। कांग्रेस को सड़क पर उतारना पड़ा, संविधान का माध्यम से सबको ऐलान देना पड़ा। ये संविधान का एज ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा एज भारत का जो रिलीजियस बुक का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, फिर भी ये संविधान का माध्यम से आज एवरीथिंग नाउ प्रोटेक्टेड। ये संविधान का ऊपर कोई हमला होगा, कल धर्म बच नहीं सकता, कल जात बच नहीं सकता। तो ये वहाँ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब चूंकि राजनीतिक सरगर्मी वहाँ बढ़ रही है और वहाँ पर कोई मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसी पर कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए वो सड़कों पर उतरेगी और 20 दिसंबर से उसकी शुरुआत हो रही है। वहाँ पर शुभांकर सरकार थे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी
संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और उन पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। क्या कहा है ममता बनर्जी ने, सुनते हैं। আরে বিজেপি তো দু একজনকে দিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে উল্টো পাল্টা কথা বলবে, তার কারণ সব এজেন্সি ওদের হাতে, কোনো বিচার পাবেন না। বিচারের জায়গাগুলো সব বিজেপি এজেন্সি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু বিচার একটা জায়গায় পাবেন, সেটা হচ্ছে মানুষ। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখনকার ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে, বিজেপি একটা কমপ্লেন দিয়েছে, অনেক সবার নামে কমপ্লেন দিয়েছে, মানে বিজেপি ছাড়া সবার নাম বাদ। কেন বিজেপির কমপ্লেনে কাজ হবে আমি জানতে চাইছি। এটা আমার ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা ইলেকশন কমিশনের কাছে। বিজেপি চিঠি দিলেই সেটা রামায়ণ মহাভারত, আর বিজেপি চিঠি দিলেই নাম কাটতে হবে। বিজেপির আইটি সেল আপনাদের ভোটার লিস্ট তৈরি করে দেবে, সেই ভোটার লিস্টে আপনারা ভোট করবেন। আপনাদের এটাই তো পরিকল্পনা, মনে রাখবেন। तो ये किस तरह से तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको बीजेपी कैसे अपने प्रभाव में ले रही है या उन पर दबाव बना रही है। उनका कहना था कि बीजेपी ने हर नेशनल एजेंसी को अपनी प्राइवेट कठपुतली बना लिया है, क्योंकि वो बांग्ला में बोल रही थी, उसका जो हम हिंदी में बताते हैं आपको, और अब वे डेमोक्रेसी को ही निगलना चाहते हैं। लेकिन वे एक सच भूल जाते हैं, आप आईटी सेल और बैकडोर ट्रिक्स से बिहार को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बंगाल को नहीं। जितनी चाहे उतनी एजेंसियां ले आए, बंगाल झुकेगा नहीं। ये नादिया में एक रैली थी, उसमें उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दी कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है, और कहा भी जा रहा है कि ये जो अचानक एसआईआर 12 राज्यों में कराने की घोषणा की चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग जिस हड़बड़ी में है उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो पश्चिम बंगाल ही है। बिल्कुल समीर जी, यही कहा गया और इसको लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि 2026 में बंगाल के लोग आखिरी फैसला सुनाएंगे और बक्सों में बीजेपी की खतरनाक साजिश को कुचल देंगे। यानी ईवीएम मशीनों से बीजेपी की जो खतरनाक साजिश है उसको कुचल देंगे। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए बीजेपी को कहा। अब कुचलेंगे या क्या करेंगे वो तो समय बताएगा समीर जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से समीर जी, एक तो जो अपने मोदी जी हैं उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी का जिस तरीके से अपमान किया, बंकिम दा कहकर, हालांकि फिर जब स्वागत राय ने टोका उनको तो उन्होंने अपने को सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार लोगों ने किया अपमान। मोदी जी ने एक तो वंदे मातरम को वंदे भारत कहा, अनुराग ठाकुर ने भी वंदे भारत कहा, कई बीजेपी के सांसदों ने वंदे भारत कहा, और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जो थे वो बंकिम क्या दास चटर्जी कुछ कहने लग गए, इस तरीके से कहने लग गए। तो ये बड़ा बंगाल में एक इशू बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के जो सपूत हैं और बंगाल के जो ऋषि मुनि हैं, मतलब बंकिम को तो बंकिम ऋषि कहा जाता है, तो उनका किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपमान किया। रही सही कसर जो थी समीर जी, वो बीजेपी के एक सांसद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, लखनऊ से आते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे और लखनऊ के मेयर भी रहे, और प्रोफेसर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, पता नहीं क्या पढ़ाते थे वहाँ, चूंकि जो संसद में बोल रहे हैं उससे समझा जा सकता है क्या पढ़ाते रहे होंगे, कभी पढ़ाया भी या सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह लेते रहे, भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, हमें मालूम नहीं क्या पढ़ाते थे। उन्होंने जो मातंगनी हजारा जो हैं, बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं बंगाल की और गांधी जी के अनुयायी थी, और उनको गांधी बूढ़ी वहाँ कहा जाता है, यानी वो बंगाल की महिला गांधी हैं, ये उनको कहा जाता। उनको उन्होंने मातंगिनी, हाजरा और हजारा जाने क्या क्या था उन्होंने सब बोल दिया। उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने जो बहुत सख्त आपत्ति जताई है, उनकी क्लिप काट के जो है वो पोस्ट करते हुए, और जो लिखा है तृणमूल कांग्रेस ने, वो ट्वीट भी हम दिखा सकते हैं, और जो लिखा है वो आप ये बता सकते हैं। उसका तृणमूल कांग्रेस ने डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जो कुछ कहा है मातंगिनी हजारा को लेकर, वो पोस्ट किया है, टैग किया है, और एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार वो बात मान ली है जो बंगाल हमेशा से जानता था। वे हमारा इतिहास नहीं जानते, वे हमारे आइकॉन की इज्जत नहीं करते, और निश्चित रूप से हमारे शहीदों
के नाम बोल नहीं सकते। उनके एमपी दिनेश शर्मा पार्लियामेंट में खड़े होकर मातंगिनी हाजरा का नाम खराब कर रहे थे, जिससे बीजेपी का बंगाल से पुराना गहरा नाता है और वो एक शर्मनाक पल में सामने आ गया। यानी जो कुछ उन्होंने कहा जिस तरीके से, ऐसा तब होता है जब बांग्ला विरोधी बोहिरागोतो देशभक्ति के रखवाले बनने की कोशिश करते हैं। दिनेश शर्मा एक ऐसे आदमी हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में दूसरे सबसे बड़े पद पर थे। दिखाते हैं कि पॉलिटिकल रैंक का मतलब ज्ञान या इज्जत नहीं होता। वो छतों से राष्ट्रवाद के नारे लगाते हैं, लेकिन उस महिला का नाम भी नहीं ले सकते जो तिरंगे को अपनी पूरी पॉलिटिक्स से ऊपर रखकर ब्रिटिश गोलियों का सामना कर रही थी। बंगाल की बहादुर बेटी भाजपा के लापरवाह भाषणों का शिकार बन जाती है और फिर भी वे इस जमीन पर राज करने की उम्मीद करते हैं। बंगाल जोर देकर और साफ साफ कहता है, बोहिरागोटो जो हमारे शहीदों के नाम भी नहीं बोल सकते, उन्हें हम देशभक्ति पर लेक्चर देने का कोई हक नहीं है। यानी जो बाहरी लोग हैं इनको नहीं कह रहे। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी की जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो उन लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती या फिर उन्हें डर है कि उनकी पार्टी उनको निकाल बाहर करेगी या ये एक चीज़ है। चूंकि वो अगर जब वहाँ बंगाली अस्मिता की बात आती है तो बिल्कुल खामोश दिखाई पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल बंगाली अस्मिता की खामोश दिखाई पड़ते हैं। और दूसरी बात समझिए एक और भी है कि भाई जब बंगाल के मसले पर आप चर्चा कराना चाह रहे हैं तो काहे आप दिनेश शर्मा से बुलवा रहे हैं? क्या बंगाल का सांसद आपको कोई नहीं मिला? भाई तो कम से कम ये गलतियां तो नहीं होती। बिल्कुल। अब ये आपका जो बंगाल के प्रति रवैया वो सामने खुलकर आ गया। यानी अभी भी आप यहाँ दिनेश शर्मा को आप आगे रखकर ये बताना चाहते हैं कि आप बंगाल विजय किस तरीके से करना चाहते हैं और बंगाल के नायकों के आप नाम खराब करना चाहते हैं, आप उनका अपमान करना चाहते हैं, आप बंकिम बाबू का नाम खराब करना चाहते हैं, आप गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर पर सवाल उठाएंगे और पिछले चुनाव में दाढ़ी बढ़ाकर गुरुदेव की आप जो है उन्हीं के नाम पे वोट ले रहे हैं, उन्हीं के नाम पे वोट ले रहे थे। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो ये आपका बंगाल से नाता रिश्ता है जो समझ में आ गया। और बंगाल जो है समीर जी अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो सजग है और बहुत ज्यादा वो अपने संस्कृति से प्यार करते हैं। और खुद हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा वंदे मातरम, उस पूरे आनंद मठ में जिसका अनुवाद उन्होंने किया था, नरेश चंद्र सेन गुप्ता अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन्होंने उसमें लिखा भी है कि मैं देख के हैरान रह गया कि उन्होंने पूरी जगह बंगला राष्ट्रवाद की बात की है, कहीं भी भारतीय राष्ट्रवाद नहीं है। तो यानी बंकिम बाबू भी जिनके वंदे मातरम पर आप बहस कर रहे हैं वो भी बांग्ला राष्ट्रवाद से बाहर नहीं जा पाए और आप उसी बांग्ला राष्ट्रवाद को बंगाल की धरती पर जाकर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुजराती बंगाली अस्मिता को चुनौती देंगे। तो यही ममता बनर्जी कह रही हैं, यही जो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि आप बिहार में मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन बंगाल में नहीं कर सकते, क्योंकि बंगाल अपनी अस्मिता के प्रति बहुत ज्यादा सजग है। बिल्कुल। और इसको लेकर वंदे मातरम पर चर्चा को तो बहुत उत्सुक रही भारतीय जनता पार्टी, चर्चा करा भी ली, लेकिन उस चर्चा के बाद जिस तरह से चौतरफा गिरी हुई है उसको अब समझ में आ रहा है कि आखिर हमने इस पर चर्चा कराई ही क्यों। चर्चा की मांग तो हो रही थी चुनाव सुधार, SIR और वोट चोरी पर, लेकिन बीजेपी को था कि वो अपने मुद्दे पर भी चर्चा कराएगी और आखिरकार घिरी। और कल जब राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो जयराम रमेश ने वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और RSS को किस तरह से घेरा, इतिहास के तमाम पन्नों को उन्होंने दिखाया कि क्या कुछ लिखा है और इस RSS जैसे संगठन और बीजेपी के जो पितृ संगठन है उनका क्या रोल रहा है। एक बार सुनते हैं जयराम रमेश को क्या कहा उन्होंने राज्यसभा में। और इसी तरीके से लोकसभा में भी बहुत सारी बहस हुई और आखिरकार RSS को बहुत बुरी तरीके से घेरा गया लोकसभा में, चूंकि उसका कोई रोल था नहीं और किस तरह से उनका स्वाधीनता आंदोलन हो, चाहे वो वंदे मातरम हो, हिंदू महासभाएं और RSS, इन सब की अपनी क्या भूमिका थी उसको लेकर। और यानी ये भी अब आरोप लग रहे हैं कि क्या जानबूझकर RSS की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका की चर्चा कराना चाहती थी बीजेपी या उसके शीर्ष नेता। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सुनते हैं कि जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा RSS को लेकर और वंदे मातरम को लेकर। सर, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, गृह मंत्री और मेरे बाद हमारे लीडर ऑफ द हाउस, फर्क यही है गृह मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस में कि गृह मंत्री अपने चेहरे पर नाराजगी दिखाते हैं तुष्टीकरण जब कहते हैं, पर लीडर ऑफ द हाउस हंस के तुष्टीकरण कहेंगे। तो हमें छूटता नहीं है इतना, पर मुझे कोई शक नहीं है कि वो भी तुष्टीकरण की बात करेंगे। सर, तुष्टीकरण का माने क्या है सर?
जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक के साथ कोalition गवर्नमेंट का एक अंग बनते हैं, वही फजलुल हक जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव करता है लाहौर में, वो तुष्टिकरण नहीं है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके कहने पर हिंदू महासभा सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मिली जुली सरकार बनाती है, वो तुष्टिकरण नहीं है। जब 4 जून 2005 को भारत रत्न, सर 2 मिनट में सर 2 मिनट समाप्त करें। नहीं, सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं क्योंकि समय लिमिटेड है। सर बैठिए सर, मैं चुपचाप यहाँ 10:30 से रात तक बैठा रहता हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूं। 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जाते हैं कराची को, और किसकी प्रशंसा करते हैं? नेहरू जी से इतनी नफरत है कि वो जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। वो तुष्टिकरण नहीं है। 2009 में जिन्ना की एक बायोग्राफी छपती है, उसके लेखक कौन है? वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह। नेहरू से इतनी नफरत कि आप जिन्ना को गले लगाओगे? आपने लिख कर दिया तो सर प्लीज नो, मैं यही कहूंगा सर। तो यहाँ किस तरीके से पूरा उन्होंने इतिहास को बता दिया है और क्या कुछ कहा, लेकिन बोलने से रोक रहे थे वहाँ पर उपसभापति हरिवंश जी, अमलेंदु जी, और काफ़ी बहुत नाराज़ दिखाई पड़ रहे थे। हाँ, हरिवंश जी काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे थे और हरिवंश जी को नाराज़ होना भी चाहिए समीर जी, क्योंकि हरिवंश जी की आस्था जो है बहुत जल्दी बदली है। पहले तो खुद को समाजवादी कहते थे, हालांकि बहुत से समाजवादियों के लेके भी चर्चाएं चलती रहती हैं कि RSS के बहुत नज़दीकी रहते हैं, लेकिन वो दूसरे टाइप के समाजवादी होते हैं, नीतीश कुमार टाइप के। तो हालांकि आए तो नीतीश कुमार के यहाँ से ही हैं, लेकिन अब इनको RSS पे क्यों इतनी हो रही है? और आपको याद होगा समीर जी, जब वो CP राधाकृष्णन के सम्मान में जो चर्चा चल रही थी, उसमें तो एक तो किस तरीके से मतलब RSS से ज़्यादा बढ़कर जो थे वो खुद को स्वयंसेवक साबित करने की कोशिश कर रहे थे हरिवंश जी। तो इनकी परेशानी होना भी, मतलब ये भी जो है जगदीप धनखड़ साहब की तरह दूसरे एकलव्य जो है RSS के बनना चाह रहे हैं, ये समझ में आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन जयराम रमेश ने जिस तरीके से वहाँ ये बात रखी, ये पता लगा कि क्या कुछ हो रहा है और बीजेपी क्या चाहती है, किस तरह से वो तथ्यहीन बातें करती है। लेकिन जो तथ्य हैं वो तो तथ्य रहेंगे ही, वो नहीं बदल जाते हैं, आप कैसे भी उनको बदलने की कोशिश करिए। तो ये एक तरीके से इस मुद्दे पर चर्चा तो जरूर कराई भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बहुत बुरी तरीके से घिरी नजर आई। और बीजेपी तो चूंकि बहुत बाद में बनी हुई पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमला हुआ वो RSS पे हुआ, और जो RSS की जो अपनी जो उपलब्धियां हैं, RSS का जो रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है, वो सब कुछ सामने आ गई संसद में। हाँ बिल्कुल, संसद में सामने आ गई, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी। और जो भी उसकी भूमिका थी RSS की, उस पर खूब चर्चा हो गई और पूरा देश जो है वो जान गया कि RSS ने क्या क्या पाप जो थे वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान किए थे। तो ये मोदी जी ने एक तरीके से अपनी दुश्मनी जो है वो RSS से पूरी कर ली, ये चर्चा करवा कर, यही समीर जी समझा सकता है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी हैं जो RJD के प्रवक्ता हैं, वो ममता बनर्जी के बयान पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल सही कह रही हैं, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, RJD के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, क्या कह रहे हैं? जो ममता बनर्जी ने कहा कि किस तरह जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं और सरकारी एजेंसियां हैं, उनका कैसे दुरुपयोग कर रही है सरकार। सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को। करने के लिए लोगों को भेज रही है। देखिए, ममता दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजेपी केंद्र की सरकार जिस तरह से बिहार में जो किया वो बंगाल में भी करना चाह रही है, लेकिन अब सब पूरा विपक्ष और ममता दीदी अलर्ट हैं, सतर्क हैं, सावधान हैं। बंगाल की जनता भी सतर्क है। अब वहाँ बंगाल में इनकी दाल बीजेपी की नहीं गलने वाली है। अब कोई मशीनरी।
तो यहाँ किस तरह से सरकारी एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं उन सब का दुरुपयोग कर रही हैं। और यही बात कही थी राहुल गांधी ने भी अमलेंदु जी, जब चर्चा में उन्होंने जब चुनाव सुधार पर बात हो रही थी कि कैसे तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है वहां आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है बिना किसी योग्यता के, और उसी तरीके से जो ये एजेंसियां हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां भी सरकार ने यही किया है। और उसका मकसद यही है कि उससे सरकार को फायदा हो। पूरी जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है सरकार ने उसको बदल दिया और उसमें इस तरीके से व्यवस्था की कि उसमें सरकार के ही आदमी हो। तो आखिर ये सब चीजें क्या हो रही हैं, इससे लोकतंत्र कितना कमजोर हो रहा है, इस पर चिंता जताई गई। लेकिन जो जवाब आया गृह मंत्री अमित शाह का, उसमें इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई इन सवालों के एक भी जवाब नहीं था, ये साफ तौर पर देखा गया समीर जी। और मतलब चर्चा जो थी वो चुनाव सुधार पे तो हुई ही नहीं किसी भी तरीके से। तो वो जो भी था वो आरोप प्रत्यारोप, और अमित शाह जी जिस तरीके से अपनी हेकड़ी दिखाने आए थे और राहुल गांधी ने वो हेकड़ी निकाल दी। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दिए, बार बार अपना सिर खुजलाते हुए दिखाई दिए। वो हम लोगों ने कल दिखाया भी था किस तरीके से सिर खुजला रहे हैं। और बाद में राहुल गांधी ने बाहर निकल के कहा भी कि उनके ऊपर कोई दबाव था, बहुत ज़्यादा वो तनाव में दिखाई पड़ता था। तो दबाव क्या था, मतलब दबाव मोदी जी का रहा होगा कि कायदे से जवाब भी तुम नहीं दे पाए। तो ये जवाब क्या दें जब जवाब है नहीं, वो दिक्कत तो यही है। नहीं ना, अब विपक्ष की तरह तो ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ हमारी मिली भगत से ये हो रहा है, या चुनाव आयोग जो कुछ कह रहा है कर रहा है वो हमारे कहने पर कर रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। ये कह नहीं सकते, इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और समस्या ये आ रही थी कि वहाँ जो था वो एक तरीके से स्थितियाँ ये बन गई थी कि स्वीकार करो कि आपकी मिली भगत है। अच्छा, जो जवाब दिए जा रहे थे उससे भी ये लग रहा था कि आपकी मिली भगत है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन समीर जी, इस बीच जो टीएमसी के सांसद हैं स्वागत राय, वो शायद सिगरेट पी रहे थे सदन के बाहर। तो उनको लेकर शिकायत की गई है कि साहब उन्होंने जो है वो वहाँ सिगरेट पी। अब पी या नहीं पी हमें तो मालूम नहीं, पी नहीं पी, और पी है नहीं पी है, संसद के बाहर को पी सकता है नहीं पी सकता है, पता नहीं क्या है। 500 रुपये का जुर्माना है सार्वजनिक स्थान पर पीने पे। तो अब वो सार्वजनिक स्थान है कि नहीं है, सार्वजनिक स्थान है तो बिना पास के हमको क्यों नहीं जाने देते भाई। पत्रकारों को भी बिना पास के नहीं जाने दे रहे हो, जिनके पास पत्रकारों के पास पास है उनको भी नहीं जाने दे रहे हो कि स्पेशल पास बनवाओ। अगर सार्वजनिक स्थान है तो हमको भी जाने दो भाई, हम भी सार्वजनिक स्थान पे खड़े होकर जो है बातचीत करें थोड़ी सी। यहीं से हम लोग न्यूज़ पॉइंट करते हैं, ये करते हैं, अपना ब्रेकिंग करते हैं। एक दिन वहीं पे सार्वजनिक स्थल जो है संसद भवन, उसके अंदर खड़े होकर करें। तो खोलो सार्वजनिक स्थल के रास्ते। तो जो जुर्माना है सार्वजनिक स्थल पे है ना। तो अब वो पी रहे हैं, तो भैया उनका भी पक्ष आया है स्वागत राय का कि वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल, स्वागत राय है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आरोप लगाए बीजेपी के सांसदों ने और उस पर उनका जवाब क्या है? आरोप कुछ नहीं है। हाउस के अंदर सिगरेट पीना मना है, हाउस के बाहर ये खुला जगह में सिगरेट पीने में कोई पाबंदी नहीं है। और बीजेपी जो आरोप लगाता, उन्हीं का सरकार के समय दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो वो सब नहीं बोल के हमारा एक तो सिगरेट में कोई फर्क नहीं होगा, वो दिल्ली में पोल्यूशन कम करे। लेकिन जिस तरह से कल इसको लेकर राजनीति हुआ, नहीं, राजनीति तो होता है क्योंकि बीजेपी इज अंडर अटैक। विरोधी सब सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें मीडिया भी कभी भागीदार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कल मंत्री जो बीजेपी, लेकिन अब इतना पूछ रहे हैं क्यों? बीजेपी का मंत्री कुछ बोला, आप ऐसा बोल रहे हैं कि गॉस्पेल ट्रूथ है। नहीं है गॉस्पेल ट्रूथ। ये कह रहे हैं कि हमारे सिगरेट पी लेने से दिल्ली का पॉल्यूशन कितना खराब है और नहीं होगा, जिस पर इतनी गंभीर मुद्दा है कि जिस पर चर्चा की मांग हो रही है और ये बातें चल रही हैं। लेकिन स्वागत राय से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, तो कह भी रहे हैं कि ये इतना बीजेपी के लोगों ने पूछ लिया तो अब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन स्वागत राय वही हैं जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को, चट्टोपाध्याय को बंकिम दा जब प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, लोकसभा में, उन्होंने तुरंत आपत्ति जताई और फिर उसको सुधारा प्रधानमंत्री। हाँ, तो काहे को आपत्ति जताई? अब सिगरेट से जवाब दो। तब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है तो अब सिगरेट से बीजेपी जवाब देगी। तो यानी बंकिम दा पे सवाल उठा दिया तो आप सिगरेट ले आए। तो ये बीजेपी की रणनीति है समीर जी। तो अब इस रणनीति से आप बंगाल का चुनाव लड़ने जाएंगे
तो यही ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपकी बातें जो हैं वो समझ चुकी हैं, और जिस तरीके से मातंगनी हाजरा का नाम जो है बिगाड़ा दिनेश चंद्र शर्मा ने, उसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने जितनी सख्त आपत्ति जताई है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा है बीजेपी के लिए होने वाली हैं, और पश्चिम बंगाल में आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल। और इधर जो इंडिगो का मसला है उसको लेकर भी लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, और तेलुगु देशम पार्टी तो अपनी जगह नाराज है इस मुद्दे पर। बीजेपी और टीडीपी के बीच जबरदस्त मतभेद भी उतरे हैं, लेकिन सीपीएम के सांसद हैं अमरा राम, उन्होंने कहा है कि इतनी घटना है, इतना बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया में किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा देश को, एविएशन सेक्टर को, लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है। उन्होंने सीधे एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है। क्या कुछ कहा है सांसद अमरा राम ने, सुनते उन्हें। एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिगो का ग्रॉस मिसमैनेजमेंट था, जो फ्लाइट का डिले हुआ, फ्लाइट कैंसिल हुए इंडिगो का। जी, फिर मंत्री का ही है, 80% तो इंडिगो के पास ही है, वही कंपनी है जिसको इसी सरकार ने फरवरी में 2 सेमीकंडक्टर के लिए 44,000 करोड़ रुपया दिया है। तो पूरी सरकार ही वही है, तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाई जिस तरह से अब्जर्ड हो रहा है, अहमदाबाद में पूरा प्लेन क्रैश हुआ है, यही इंडिगो थी। अभी बिहार चुनाव में भी पूरा अस्त व्यस्त 12-12 घंटे लेट थी, और अभी तो कई 100 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपए वापस दिए, और अब करें हम 10,000, तो काम पूरा हो गया क्या 10,000 देने से। इसलिए केवल और केवल ये सरकार की विफलता है, मंत्रालय की विफलता है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इतना बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से आज पूरी दुनिया में 1 नंबर है, लेकिन भारत की कोई एयरलाइंस नहीं है। तो क्या किस तरीके से उसमें सरकार की भूमिका रही, लेकिन सरकार बिल्कुल खामोश है, उस पर संसद में भी चर्चा नहीं हो रही है। और संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ज़रूरी मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उस पर चर्चा का समय नहीं मिलता है संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। एक बार फिर रुख करते हैं लोकसभा का, क्या कुछ चल रहा है वहाँ। Great soul of our country, Mahatma Gandhi ji and Sri Narayana Gurudev met in 1925 March 12 in Shivagiri. That was a great meeting, sir. The meeting of Mahatma Gandhi ji with Sri Narayana Gurudev at Shivagiri created a big impact in entire Kerala society, not only Kerala society, South Indian society. Sir, Gandhi travelled to Shivagiri during the Vaikam Satyagraha, a struggle against caste discrimination. There he met Sri Narayana Guru, who had already shaken our foundation of caste inequality with the message one caste. तो ये संसद में इस समय शून्यकाल पर में हो रहा है, अपनी बातें रख रहे हैं लोग, तमाम जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं लोकसभा में। और लेकिन यहाँ जो ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन 2 मुद्दों पर सरकार ने चर्चा की, SIR पर तो विपक्ष की मांग थी काफ़ी दिनों से, लेकिन नहीं स्वीकार की जा रही थी, पर स्वीकार की गई तो उसमें जवाब नहीं मिला। और वंदे मातरम पर सरकार ने चर्चा कराई, यानी बीजेपी ने, और खुद घिरी हुई पाई। लेकिन अब जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां संसद के बाहर दिखाई पड़ रही हैं, वो अब बता रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के सांसदों की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 दिनों में एनडीए के सांसदों के साथ 2-2 बार मिल रहे हैं, डिनर पर बुला रहे हैं। उधर तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के रिश्ते इंडिगो वाली घटना के बाद बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है, और महाराष्ट्र में एक बिल्कुल एनडीए के भीतर बहुत कुछ चल ही रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों पर रहेगी नज़र, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा होने वाला है, चूंकि प्रधानमंत्री को मतलब पहले आप सांसदों की बैठक बुलाएं, फिर आप उनको दावत दें, इधर राहुल गांधी सुबह अचानक जो है बैठक बुला लें, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, और दोनों तरफ से तैयारियां उस बड़े होने की है। अब सरकार जाएगी, क्या विश्वास प्रस्ताव आएगा, कि कुछ और आएगा, कि कोई नया कानून आएगा, कि मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी, हमें नहीं मालूम क्या होगा।
लेकिन कयास कई तरीके के लग रहे हैं, चूंकि तैयारियां दोनों तरफ से देखी जा रही जी हैं। बिल्कुल, जो घटनाक्रम दिखाई पड़ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि राजनीति जो है वो एक कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। तो रहेगी इन सब पर हमारी नज़र। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, आपको पल पल की खबरें और सुप्रीम कोर्ट की भी खबरें आपको लगातार यहाँ मिलती हैं। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।